ये लिस्ट है सारी की सारी स्क्रीन पर। एक और एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, फंडामेंटल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, नीरव वोरा। नीरव जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। पीएसयूज में फिर से जोश देख रहे हैं हम, अच्छी बाइंग हो रही है, लोअर लेवल से स्ट्रेंथ अच्छी आ रही है। कोई सर्टेन पैक जहां पर आपको लगता है कि ये तेजी सस्टेन करेगी, आगे और चलने वाली है? देखिए, तो यस डेफिनेटली हमने देखा है कि पिछले 6 से 8 महीनों में पीएसयू स्टॉक्स जो करीबन सितंबर एंड के बाद अच्छे खासे करेक्ट हुए हैं। बहुत सारे स्टॉक्स 30 से 40% भी नीचे गिरे हैं। अब हमें लग रहा है कि जो वैल्यूएशंस बढ़ गए थे 3-4 महीने पहले, अब काफ़ी अच्छे अट्रैक्टिव लेवल्स पे आ चुके हैं। अब इस पर्टिकुलर स्पेस में सबसे फेवरेट जो हमारा है वो है एनबीएफसीज, पावर फाइनेंशियल्स, जो टिपिकली आरईसी, पीएफसी जो हैं, ये सारे स्टॉक्स वैल्यूएशन वाइज भी बहुत अच्छा अच्छे लेवल्स पे आ चुके हैं। प्लस जो ओवरऑल पावर डिमांड है, हमें लग रहा है कि आने वाले समय में 3 से 4 महीनों में हमें देखने मिल सकता है कि जो डिमांड है वो और बढ़कर सामने आएगी, बिकॉज जो गर्मी का माहौल है वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो उसके चलते जो ओवरऑल यूटिलिटीज पावर स्पेस है वो भी हमें अच्छा लग रहा है। पावर ग्रिड है या फिर एनटीपीसी है, ये सारे स्टॉक्स पर हमारा बाय रेटिंग है और हमें लग रहा है कि हर गिरावट में इसमें बाइंग दिखनी चाहिए। एंड इन्वेस्टर्स को भी हम यही सलाह दे रहे हैं कि हर गिरावट में यहाँ पे बाइंग करते रहिए। पावर स्टॉक्स को लेकर रिव्यू, आरईसी 426 रुपए। अगर आप साल भर के नजरिए से अवधि में अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो शेयर था बीच में 650 रुपए के आसपास भी पहुंच गया था, उसका ऑल टाइम हाई था, लेकिन वहां से काफी ज्यादा स्टीप हमने प्रॉफिट टेकिंग शेयर में देखी आरईसी में। लेकिन रिकवरी भी आई है, आज कमजोरी के साथ फिलहाल ये शेयर कारोबार कर रहा है, डे लो पर है, करीब 4% के आसपास की नरमी। बाजार की इस प्रॉफिट टेकिंग में यहां पर भी हम देख रहे हैं कि लोग मुनाफा वसूल रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और शेयरों पर चर्चा करेंगे, आपके जाएगा नहीं। फिर से एक बार स्वागत है। शो में आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स पे यहाँ पे फोकस करते हैं, वहां किस तरह का एक्शन देखने मिला। इसमें एक स्टॉक है, इंटरेस्टिंग है, एडा का स्टॉक। कल देखिए इस कंपनी की बोर्ड की बैठक थी जहां पे इन्होंने FY26 के लिए करीब 30,000 करोड़ रुपए के ऊपर के बोरोइंग को अप्रूवल दिया। उसके बाद स्टॉक में मुनाफा वसूली देखने मिल रही है। पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखते तो स्टॉक में लगातार तेजी देखने मिली थी, अब यहाँ पे मुनाफा वसूली देखने मिल रही है। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग ट्रेंड जो है इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं करंट मार्केट प्राइस 163.7 पे है। 27 मार्च के जो फ्यूचर्स है 163.33 पे ट्रेड कर रहे हैं। अप्रैल के फ्यूचर्स 150 पे है और मई के फ्यूचर जो है वो 142 पे है। अक्सर हम देखते हैं कि इस तरह का ट्रेंड नहीं होता, ट्रेंड उल्टा होता है, जितने फ्यूचर्स आगे के महीने के होते हैं उतने स्टॉक प्राइस ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे कम है। कुणाल जी, आपने स्टॉक प्राइस के मूवमेंट में कुछ देखा है? अजीब लग रहा है आपको? ये जो फ्यूचर्स है वो ज्यादा ही डिस्काउंट पे है, क्या हो रहा है इसमें सर? जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है, एडा आप देखिए आने वाले दिनों में स्टॉक में अच्छी खासी मोमेंटम पर्टिकुलरली देखने को मिल सकती है। नो डाउट टाइमिंग स्टॉक में देखने जाए ना तो पिछले 2-3 दिन से हमें करेक्शन देखने को मिला है। कल के दिन में शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन बनाया था जो एक बेयरिश रिवर्सल फॉर्मेशन है और 168 का एक सपोर्ट लेवल था और अभी स्टॉक 163 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक में 153 के अराउंड की मोमेंटम आनी चाहिए। 153 अगर स्टॉक आता है तो वहां पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी और जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है लाइकली चांसेस 153 हमें देखने को मिल सकता है। एंड 153 जैसे आता है खरीदारी करके चले, 145 का एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात अगेन ऊपरी लेवल पे 170 और 170 अगर ब्रेक होता है तो 175 तक के भी लेवल ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। तो व्यू फिलहाल टोटली पॉजिटिव साइड का ही बन रहा है, बस बाय करेक्शन पे करेंगे तो ही अच्छा रहेगा। ये अच्छा है व्यू, ठीक है, बट हाँ करेक्शन आने दीजिएगा, उसके बाद ही स्टॉक में खरीदारी करना चाहिए। और एक स्टॉक देखिए सीमेंस का स्टॉक, आज काफी बेहतरीन तेजी यहाँ पे देखने मिल रही है क्योंकि वो जो खबर आई है इनकी एनसीएलटी से अप्रूवल मिला है, डीमर्जर की खबर है, उसके बाद स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। तो इस पर भी एक राय ले लेते हैं कि करना क्या चाहिए स्टॉक पे। नीरव जी से पूछते हैं। नीरव जी, आपकी कंपनी की रिपोर्ट है, इसको आपने द कमबैक किड कहा है, बताइए सर सीमेंस में करना क्या चाहिए?
कि देखिए, अगर हम ओवरऑल कैपिटल गुड्स की बात करें तो पिछले 2 सालों में हमने एक बहुत ही बेहतरीन तेजी देखी है सारे स्टॉक्स में, चाहे वो सीमेंस हो या एबीबी हो, एलएनटी हो, और बहुत सारे छोटे छोटे मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज में भी हमने ये सब देखा है। इसके चलते पिछले 6 महीने में हमने देखा था कि वैल्यूएशंस काफ़ी सारे स्टॉक्स के बढ़ गए थे, एंड थोड़ा जो गवर्नमेंट का कैपेक्स पे जो ध्यान था वो थोड़ा कम हो गया था, तो उसके चलते एक अच्छा खासा हमने करेक्शन भी देख लिया है। बट आने वाले समय में हमें पता है कि ये जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड पूरा जो ध्यान है गवर्नमेंट का, कैपेक्स भी धीरे धीरे रिवाइव होगा, तो उसके चलते ये सारे स्टॉक्स फिर से एक बार लाइमलाइट में आएंगे, एंड जो अर्निंग्स होगी आगे चल के वो भी धीरे धीरे सुधरेंगी, मार्जिन्स भी सुधरेंगे, तो काफ़ी बेहतरीन होगा। ये सारे स्टॉक्स को हम अगर 2 से 3 ट्रांच में जमा करें एक अच्छा करेक्शन के बाद, तो एक अच्छा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट हमें देखने मिल सकता है आने वाले सालों में। डेफिनेटली ये जो सीमेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी एक डीमर्जर स्टोरी है, तो ये भी एक वैल्यू अनलॉकिंग होगा इन्वेस्टर्स के लिए। तो हमारा राय यही है कि धीरे धीरे करके इसे 2 से 3 ट्रांच में जमा करिए। इन केस अगर मार्केट थोड़ा बहुत करेक्ट होता है तो एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगा री एंटर करने के लिए इस पर्टिकुलर शेयर में। आती हुई सीमेंस के स्टॉक प्राइस पे, लेकिन ये पूरी कहानी क्या है? दरअसल ये जो डीमर्जर हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या रेशियो है, ये सब समझ लेते हैं। तो अभिषेक ने इसकी पूरी स्टडी कर रखी है। अभिषेक बताइए, ये सीमेंस की पूरी स्टोरी क्या है? वरुण, देखिए, डीमर्जर होगा ये तो सभी को पता था, और ये खबर पिछले साल मई में आ गई थी, और बाकायदा स्वैप रेशियो भी आ गया था कि एनर्जी कारोबार को डीमर्ज किया जाएगा और सीमेंस के एक शेयर के बदले सीमेंस एनर्जी का एक शेयर मिलेगा। नई चीज ये इसमें है कि एनसीएलटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से मंजूरी मिल गई है और रिकॉर्ड डेट तय हो गई है शेयर धारकों को डिटरमाइन करने के लिए कि कौन एलिजिबल शेयर होल्डर होंगे जिनको कि सीमेंस एनर्जी का भी शेयर दिया जाएगा। तो रिकॉर्ड डेट है 7 अप्रैल की। अमूमन यही होता है कि रिकॉर्ड डेट से पहले फिर जो ट्रेडर होते हैं या फिर निवेशक होते हैं शॉर्ट टर्म वाले, वो एक्टिव होते हैं। अब जैसा कि नीरज जी कह रहे हैं कि वैल्यू अनलॉकिंग होगी शेयर में, तो उस वैल्यू अनलॉकिंग का फायदा उठाने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, नए लोग एंटर करते हैं शेयर में, और वही आज हम देख रहे हैं। दिसंबर 2023 में पहली बार ये चर्चा की थी सीमेंस ने कि वो डिमर्ज करेंगे एनर्जी बिजनेस को, और ये सब कुछ हो रहा है उनके ग्लोबल एनर्जी बिजनेस के को लेकर जो स्ट्रेटजी थी कंपनी की, क्योंकि सीमेंस एजी जो कि पेरेंट कंपनी है, जर्मनी की कांग्लोमरेट है, उन्होंने अपने एनर्जी कारोबार को 2020 में ही डिमर्ज कर दिया था। तो ये भारत में होना भी था और उसके तहत ये सारी चीजें हो रही हैं। खबर ये भी है कि इस कारोबार का भी कंपनी बाद में लिस्टिंग करवाएगी। सीमेंस इंडिया की जो एनर्जी की जो कमान होगी, अभी इसके जो बिजनेस हेड हैं मेंडोका साहब, वो एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। इसके फाइनेंस का काम देख रहे थे हरीश शेखर, उनको ईडी और सीएफओ अपॉइंट किया गया है। और आपको बता दें कि जो भारत में कारोबार है ये दरअसल टेक्नोलॉजी लेड इनोवेशन कंपनी है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंडस्ट्री में, पावर ट्रांसमिशन के क्षेत्र में भी कंपनी ये काम करती है। महीने भर में 17% के आसपास की तेजी शेयर में हमने देखी है, क्योंकि सारे के सारे कैपिटल गुड्स बास्केट में बाइंग आ रही थी। करेक्ट काफी ज्यादा हुए थे 2025 में। अब तक अगर आप देखेंगे तो 17% अभी भी नीचे है। ये 6 महीने में करीब 23% की गिरावट है, और अगर आप एक साल में देखेंगे तो +7% आपको इसके लेवल दिखेंगे। लेकिन हमने 8,000 रुपए के ऊपर के भी भाव देखे थे सीमेंस के, अब भाव है 5,500 रुपए के आसपास के, तो काफी ज्यादा नीचे है अपने हाई से। और हो सकता है कि ये वैल्यूएशन कैचअप की फिर से कोशिश शेयर करें, और जो लोग एक्टिव होंगे, फ्रेश बाइंग अगर शेयर में होती है तो उससे सपोर्ट भी आगे मिलता हुआ दिख सकता है। है पूरी सीमेंस की कहानी जो समझाई अभिषेक ने, और लगातार अपने एक्सपर्ट से हम इस पर सलाह भी ले रहे हैं, जहां पर कुछ नियर टर्म आउटलुक काफी पॉजिटिव, लिहाजा 6,000 तक के लेवल्स भी बताया जा रहा है कि स्टॉक पहुंच सकता है। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही दिलचस्प खबर की ओर। खबर यह है कि टेस्ला का जो पूरा टशन है पूरी दुनिया में, अब हो सकता है कि कम हो सकता है या कम होने वाला है। ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि चाइना की जो BYD है उससे इसको मिल रही है कड़ी टक्कर। अब जो चुनौती मिल रही है वो किस लिहाज से मिल रही है और क्यों टेस्ला के टशन में ये स्पीड ब्रेकर साबित हो सकती है, पूरी जानकारी समझते हमारे सहयोगी शरद दुबे से। शरद, ये बताइए BYD जो है वो कैसे बहुत बड़ी चुनौती टेस्ला के लिए बनकर उभर सकती है?
जी बिल्कुल, BYD और टेस्ला आप देखें तो हर महीने जो है यहाँ पे कंपैरिजन देखने मिलती है। दुनिया के सबसे 2 बड़े ईवी प्लेयर्स में ये दोनों कंपनी शामिल होती है, लेकिन इस बार जो है BYD का पलड़ा भारी है। टेस्ला का जो टशन है शायद खत्म हो सकता है और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स भी आ रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स इसमें कंपैरिजन देखते हैं। 107 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू आया है, टेस्ला को पीछे छोड़ दिया है। हाँ, वैल्यूएशंस के हिसाब से टेस्ला महंगा है, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 5x मार्केट कैप को लेके, लेकिन 2025 में कहानी अलग है। टेस्ला 25% गिरा इस साल, वही BYD की बात करें तो लगभग 40% का ग्रोथ जो है देखने मिला और एक सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मर रहा है। वही अगर हम बात करें मार्केट कैप के हिसाब से तो 166 बिलियन डॉलर का BYD का मार्केट कैप, अगर उसको कंपेयर करें भारत के सबसे बड़े बड़े ऑटोमोबाइल कंपनीज के साथ तो देखेंगे मारुति सुजुकी 42 बिलियन डॉलर पे है, M&M, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो 24 से लेके 40 बिलियन डॉलर तक है। और अगर आयशर मोटर्स को भी जोड़ दे और इन पांचों को ही जोड़ दे, फिर भी देखेंगे जो मार्केट कैप आ रहा है BYD का, इन जो है सबसे ज़्यादा है। BYD की दुनिया भर में बोलबाला देखने मिल रही है, यहाँ पे स्टॉक में एक अच्छी मूवमेंट आई है। अब देखें जो मार्केट कैप है ये 170 बिलियन डॉलर तक छू सकता है थोड़े दिन में, ये एनालिस्ट का मानना है। भारत के टॉप ऑटो कंपनियों की बात करें तो यहाँ सारे मार्केट कैप से ज़्यादा है। और इम्पॉर्टेंटली 2025 में जो भारत ऑटो कंपनीज हैं उनके सारे मार्केट कैप जो है लगभग 6% गिरे हुए हैं। लेकिन इतने शोर शराबा क्यों हो रहा है, BYD नज़र में क्यों आया है, इस पे हम नज़र डालते हैं। 5 मिनट में 400 किलोमीटर की जो फास्ट चार्जिंग सॉल्यूशंस है, ये टेक्नोलॉजी जो है BYD ने लाया है। आप सोचिए 5 मिनट में 400 किलोमीटर का बड़ा रेंज जो है आपका गाड़ी तय कर सकता है, ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। जुलाई 2022 के बाद टेस्ला की जो शिपमेंट है वो भी सबसे निचले स्तर पे आ चुकी है। बहुत सारे टैरिफ्स भी जो है चाइना लगा रहे हैं यूएस पे। चीन के ईवी मार्केट की बात करें तो ऑलमोस्ट 33% मार्केट शेयर BYD का है। अब आप सोचिए चाइना कितना बड़ा मार्केट है और यहाँ पे अब देखें तो कितना इम्पोर्टेंट जो है स्पेस ये होल्ड करता है। चीन के कंपनी लगभग 4000 फास्ट चार्जिंग स्टेशंस भी लगाने वाले हैं और इसके अलावा 250 किलोवाट तक के जो है ऑपरेशनल टेस्ला के सुपर चार्जर करते हैं। तो यहाँ पे ऑपरेशनली भी जो है BYD टेस्ला को बीट कर रहा है। चीन की कंपनियों की बात करें तो जिकर, LI ऑटो, शिपेंग, NIO जैसे चार्जिंग के जो है ज़्यादा फास्ट होते हैं। अगर रिटर्न्स की बात करें तो ऑफ कोर्स BYD और टेस्ला तो अच्छे रिटर्न्स लाए हैं, लेकिन मर्सिडीज बेंज, BMW एक साल में जो है ख़राब प्रदर्शन आया है। इन पे प्रेशर भी पड़ रहा है कि और ज़्यादा EV लॉन्चेस ये करें। इसके अलावा देखें तो 52 वीक हाई से जो ऊंचाई से जो स्टॉक्स में गिरावट आई है, इसमें टेस्ला का सबसे भारी नुकसान हुआ है, 40% गिर चुका है। सिग्निफिकेंट वेल्थ इरोजन हुई है, $1 ट्रिलियन की जो है ऑलमोस्ट लॉस देखने मिली है। वही अगर हम बात करें मर्सिडीज बेंज, BMW की, तो यहाँ पे भी कुछ उतना बड़ा अच्छा प्रदर्शन नहीं देखने मिला है। एंड ऑफ कोर्स यूरोप में भी जो है जो डिमांड आती है इन कंपनीज की, जो है यूरोप स्पेसिफिक बिजनेस ज़्यादा रहती है, तो वो डिमांड भी अभी हैम्पर्ड है। बट लार्जली BYD हम कह सकते हैं एक नया बादशाह आ चुका है EV स्पेस में और टेस्ला को जो है अच्छी तरह पीछे छोड़ चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी कि अब टेस्ला क्या करता है, क्या इनका टशन खत्म हो गया है कि टेस्ला कुछ एक नया चीज़ लाएगा। इस तरह से अब ये कंपटीशन की जो लड़ाई है ये इंटेंस हो जाएगी, कैसे कैसे चीजें अनफोल्ड होती हैं वो देखना होगा। टेस्ला इस कंपटीशन को पार पाने के लिए क्या रणनीति बनाता है ये आने वाला वक्त हमें दिखाएगा। लेकिन चलिए वक्त हो गया है जी। सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है BYD और टेस्ला में, हाँ, कि BYD आपको इंडिया की सड़कों पे दिख जाएगी, बिल्कुल टेस्ला हाँ, की कोई गाड़ी नहीं दिखती। इनफैक्ट हाँ, मुंबई में भी अगर आप जाएं तो आपको BYD की काफी सारी गाड़ियां दिख जाएंगी, वो रास्ते पे चलते हुए दिख जाएंगी। लेकिन आप टेस्ला तो डेफिनेटली अभी तक इंडिया में है नहीं, तो शायद एक बड़ा मार्केट जो कि BYD को टैप करना था या फिर कोई भी ऑटो कंपनी जो है वो टैप करने की कोशिश करेगी, वो इंडियन मार्केट है, हाँ, जिसमें BYD ऑलरेडी उतर चुका है और शायद टेस्ला इसमें पिछड़ चुका है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि टेस्ला पिछड़ रहा है। बिल्कुल देखना होगा कि आगे ये कहानी किस और करवट लेती है, लेकिन हम शो को आगे बढ़ाते हैं और वक्त हो चला है अब ऑप्शंस के चैंपियन का। और इसमें 5 पैसा कैपिटल के सचिन गुप्ता ने अपनी रणनीति हमें बताई है और खरीदारी की सलाह है इनकी। पुट खरीदने की सलाह बिरला सॉफ्ट में ये दे रहे हैं और 390 की पुट खरीदे यहाँ पर 13 रुपए में। स्टॉप लॉस आपको लगाने की सलाह दी जा रही है यहाँ पर 9 रुपए का और लक्ष्य यहाँ पर 20 रुपए का दिया जा रहा है। लॉस और प्रॉफिट
घाटे और मुनाफे का भी आकलन किया हुआ है। मैक्सिमम लॉस यहाँ पर इस ट्रेड में लगभग 4000 का बताया जा रहा है और मुनाफा 7000 का आकलन के मुताबिक सचिन गुप्ता ने पेश किया है। तो ये आज की रणनीति ऑप्शंस की। और लगे हाथों एक रिस्क डिस्क्लेमर भी आपको दिए देते हैं, क्योंकि एफएनओ में ट्रेडिंग करते वक्त बहुत लोग अपने हाथ जला बैठते हैं, इसीलिए थोड़ा सा सावधानी से, सतर्कता से आपको आगे बढ़ने की सलाह दी जा रही है। ऑलराइट, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन इसके बाद और भी स्टॉक्स पे बातचीत होगी और आपके लिए लास्ट ट्रेड्स भी लेकर आएंगे ब्रेक के बाद। के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। बाजार इस वक्त है दिन के निचले स्तर के आसपास। निफ्टी की जो गिरावट है वो करीब 155-60 अंकों की और 23,500 या फिर जो कुणाल जी ने कहा 23,490 उस लेवल को बचाने की जद्दोजहद हम साफ देख रहे हैं। अगर इसके नीचे गया तो फिर दायरे खुल जाएंगे 23,300-350 तक की भी। निफ्टी बैंक की गिरावट है 440 अंकों की और एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज काफी खराब है। 550 शेयर ऊपर है एनएसई पर, लेकिन करीब 2122 शेयर आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो 6-7 सत्र की लगातार जो तेजी हुई थी निफ्टी में, निफ्टी बैंक में, उसके बाद कंसोलिडेशन का और प्रॉफिट टेकिंग का जो फेज है बाजार में वो साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन अब बारी है 89 स्वदेश के सुपर एक्सक्लूसिव की और आज हम एक नहीं खबरों का डबल डोज लेकर आए हैं, एक्सक्लूसिव खबरों का। पहली खबर है बैटरी को लेकर, पीएलआई स्कीम को लेकर, और जो दूसरी खबर है वो है अमेरिका और भारत के बीच में जो ट्रेड टॉक्स चल रहे हैं उससे जुड़ी हुई एक बहुत ही क्रूशियल डिटेल लेकर हमारे सहयोगी समीर दीक्षित भी जुड़ेंगे। तो प्रकाश प्रियदर्शी को और समीर को अपने साथ जोड़ लेते हैं। प्रकाश, पहले आपके पास आएंगे, बताइए बैटरी पीएलआई को लेकर क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, सरकार ये चाहती है कि जो ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लान है उसको विस्तार रूप दिया जाए। मकसद ये है कि जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो कम की जाए और कई तरह के ऐसे प्रयास पहले किए गए हैं ताकि ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल की जाए। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से जो मौजूदा पीएलआई स्कीम है जो कि एसीसी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर है, जो कि करीब 18,000 करोड़ रुपए की साइज है इस स्कीम की, इसमें कई तरह के सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस भी हमने देखे हैं। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से सरकार इस स्कीम को विस्तार रूप देगी और उसमें नए एलिमेंट्स जोड़े जाएंगे। जो पहला एलिमेंट है वो R&D को लेकर है, यानी कि ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोत्साहित किया जाएगा कि नई न्यू टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए भी वो पीएलआई स्कीम का फ़ायदा लें। इसके लिए अलग से सरकार फंड एलोकेट कर सकती है। इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि इस स्कीम में जोड़ा जा सकता है वो है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जिन जिन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि रॉ मटेरियल से अलग जो जिन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल होता है उसके लिए भी इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी है, उसको ख़त्म करने के मकसद से सरकार ये चाहती है कि इस तरह के इक्विपमेंट्स की भी मैन्युफैक्चरिंग देश के अंदर हो और पीएलआई स्कीम के तहत इसको भी जोड़ा जा सकता है ताकि इंडस्ट्री को, डोमेस्टिक कंपनीज को इंसेंटिव का फ़ायदा मिले। तो दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जो डोमेस्टिक फर्म्स थे उन्होंने सरकार से इस बात की गुजारिश की है, सरकार के संज्ञान में इस बात को पहुंचाई गई है कि जो न्यू टेक्नोलॉजी है या फिर इक्विपमेंट्स हैं उसकी सोर्सिंग में दिक्कत आ रही है, क्योंकि उन देशों में जहां पर इस तरह की टेक्नोलॉजी है, इक्विपमेंट्स हैं, वो सप्लाई करने में उतनी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं और इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ये योजना तैयार कर रही है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग देश के अंदर ही हो। इस मसले पर औपचारिक शुरुआत कर दी गई है। इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के बीच में बातचीत हुई है और ये इस बात पर चर्चा चल रही है कि एक्सपेंशन कैसे हो, किस तरीके से हो। हालांकि ये भी शुरुआती दौर है, चर्चा की शुरुआत कर दी गई है और एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी जो कि पीएलआई पर जिसका गठन हुआ है उससे भी इस मसले पर चर्चा की जाएगी और फिर उसके बाद सरकार आगे बढ़ेगी। जी ठीक है, तो मौजूदा जो स्कीम है बैटरी को लेकर उसको कुछ एक्सटेंशन मिल सकता है, उसका दायरा बढ़ाया जा सकता है, ये खबर लेकर आ रहे हैं प्रकाश। बहुत शुक्रिया आपका। इस बीच बाजार जो है दिन के निचले स्तर पर है, 23,490 का स्तर बताया था कुणाल जी ने, ब्रीफली उसको ब्रीच किया है निफ्टी ने। फिलहाल उसके नीचे ही हम देख रहे हैं कि डे लो पर कारोबार होता हुआ आपको दिखेगा। करीब करीब 187 अंकों की गिरावट इस वक्त आपको दिखेगी निफ्टी में और निफ्टी बैंक वहां जो गिरावट है वो करीब करीब 500 अंकों के आसपास की, 51,000
के लेवल को हालांकि होल्ड करने की कोशिश निफ्टी बैंक कर रहा है। आज बाजार की गिरावट में जो मुश्किल पैदा कर रहे हैं एक्चुअली जो लीडर्स हैं, आप देखेंगे इन्फोसिस में करीब 1.5% के आसपास की गिरावट है, एल&टी का शेयर करीब 1.25% टूटा है, कोटक बैंक जो लगातार चल रहा था, हमने सबसे ज्यादा तेज रफ्तार देखी थी, इनफैक्ट मार्च के महीने में करीब 15% कोटक बैंक ने जोड़ दिए थे। आज कोटक बैंक के शेयर में दिक्कत है, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, एनटीपीसी ये तेज रफ्तार से शेयर चले थे, वहां पर आज हमें प्रॉब्लम दिख रही है। और निफ्टी बैंक के इस वक्त अगर आप देखेंगे तो 12 में से 10 शेयर आज गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। एयू बैंक थोड़ा सा 3.5% ऊपर है, बट वेटेज के हिसाब से कोई मैटर नहीं करता। ये इंडसइंड बैंक, इसकी अपनी खबरें हैं, ये आज लगातार पिटाई के बाद थोड़ा सा रिकवरी की कोशिश कर रहा है। अदरवाइज आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस, कोटक ये सारे के सारे बैंक गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग दिख रही है। देखिए तेजी बहुत हुई है, 22,000 के नीचे भी इंडेक्स गया था। 22,000 से जब रिकवरी की शुरुआत हुई हमने 23,860 के आसपास के स्तर देखे, कल के सत्र में वो लेवल थे। तो उस लेवल से अभी अगर आप निफ्टी को चेक करेंगे तो करीब 0.25% के आसपास की गिरावट हो गई है निफ्टी में। और अगर आप निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर करीब 2% के आसपास की गिरावट है कल के हाई से। तो ये प्रॉफिट टेकिंग बाजार में साफ तौर पर दिख रही है। कुणाल जी 23,900 के नीचे आ गए हैं, क्या थोड़ा कॉशियस होना चाहिए तेजी को लेकर, या फिर ये जो डिप है बाइंग की अपॉर्चुनिटी दे रही है? ये 23,900 के नीचे आ गए हैं। 23,480 जो लेवल हमने कहा था उस लेवल के नीचे फिलहाल निफ्टी है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे कंसर्न है। एंड 23,000 मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से निफ्टी ट्रेड कर रहा है आज के सत्र में 200 पॉइंट नीचे है। मॉर्निंग में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट था, लेकिन उसके बाद एक लगातार गिरावट हमें देखने को मिल रही है मार्केट में। सो यस डेफिनेटली ये एक प्रोलॉन्ग रैली के बाद का एक करेक्शन था जो एक्सपेक्टेड था। मुझे लग रहा है कि यहाँ से नीचे में जो हमने लेवल बताए थे 23,300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और वहां पे काफी अच्छा सपोर्ट भी है। तो मुझे लग रहा है कि 23,300 का सपोर्ट लेकर वापस हमें ऊपरी लेवल पे बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर 23,300 आता है तो मैं कहूंगा कि वहां पे स्टॉक स्पेसिफिक बाय ना करके निफ्टी को ही लॉन्ग किया जाए। स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग ना करके निफ्टी को ही लॉन्ग किया जाए। 23,450 के आसपास से निफ्टी डे हाई से करीब 250 अंकों की 280 अंकों के आसपास की नरमी हम निफ्टी में देख चुके हैं। और इस बीच जो दिग्गज स्टॉक है बाजार का, रिलायंस का शेयर दिन के निचले स्तर पर गिरावट हो गई है 1% से ज्यादा की फिलहाल। रिलायंस में जतिन आप जरा बताइए कि कॉन्ट्रा बाइंग करनी है क्या रिलायंस में? देखिए रिलायंस की बात करूं तो हमें लगता है कि अभी भी स्ट्रक्चर थोड़ा ऑन दी वीकर साइड है, क्योंकि जो रिसेंट का जो पुल बैक आया था उसमें ये 1315 के ऊपर नहीं जा पाया। 1315 ये 40 वीक का एवरेज है और साथ ही 200 डे मूविंग का एवरेज है, जहां पे एक रेजिस्टेंस लिया है। तो अगर जो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होता तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता, लेकिन हमें लगता है कि इसमें ये जो पुल बैक है ओवरऑल मार्केट को देखते हुए आई थिंक मार्केट में अराउंड 50% का रिट्रेसमेंट हुआ है। लेकिन ये रिलायंस का जो स्टॉक है उसमें 38.2% रिट्रेसमेंट भी नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म किया है जरूर रिलायंस ने। तो हमें लगता है कि इसमें थोड़ी वीकनेस और भी आ सकती है टिल द लेवल्स ऑफ 1245, जहाँ पे 40 डे का एवरेज है। तो हमें लगता है कि करंट लेवल्स पे भी हमें लगता है कि थोड़ी डाउनसाइड पॉसिबल है, 30 और रुपीज की डाउनसाइड पॉसिबल है इन द केस ऑफ रिलायंस। इसमें 30 रुपए की और डाउनसाइड पॉसिबल है, 1250 रुपए के नीचे आ सकता है। फिलहाल दिन के निचले स्तर पर यह शेयर कारोबार कर रहा है। एक बहुत ही क्रूशियल खबर लेकर समीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, थोड़ा सा वेट आपको और करना पड़ेगा। भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड वार्ता चल रही है उसके कुछ इनपुट्स लेकर, कुछ की टेकअवेज लेकर समीर के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है। समीर, एक छोटे से ब्रेक के लिए आप भी इंतजार कीजिए और दर्शकों से भी गुजारिश करेंगे कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद ये एक्सक्लूसिव खबर होगी और अपने एक्सपर्ट से कहेंगे, गुजारिश करेंगे कि बढ़िया BTST ट्रेड खोज के रखिए। थोड़ी देर में आपके पास भी लौटेंगे। और
ऑलराइट, वेलकम बैक और क्लोजिंग कॉल में आगे बढ़ते हैं। एक बेहद खास खबर की ओर अब रुख करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड वार्ता के बीच भारत अमेरिका से इंपोर्ट होने वाली अमेरिकी बॉर्बन विस्की पर ड्यूटी में और कमी कर सकता है। सूत्रों के हवाले से मिली खबर पर पूरी डिटेल्स देने के लिए हमारे सहयोगी समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, बताइए लेटेस्ट खबर क्या आ रही है? भारत और अमेरिका के बीच चल रही मौजूदा ट्रेड नेगोशिएशंस के बीच में सूत्र ये बता रहे हैं कि इंडियन कॉमर्स डिपार्टमेंट एक्टिवली कंसीडर कर रहा है इस प्रपोजल को कि जो अमेरिकन विस्की, विशेषकर अमेरिकन बॉर्बन विस्की जो भारत में इंपोर्ट होती है, इस पर जो ड्यूटी लगती है उसको और कम किया जाए या उसमें रिलैक्सेशन दिया जाए। फिलहाल कॉमर्स डिपार्टमेंट इस बात पे विचार कर रहा है कि जो ड्यूटी स्ट्रक्चर अभी है उसको घटा करके 50% तक लाया जाए। इस हद तक का रिलैक्सेशन देने पर फिलहाल विचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में तकरीबन 1 महीना पहले ही सरकार ने अमेरिकन विस्की पर लगने वाला जो ड्यूटी था 150% तक की जो ड्यूटी लगती थी उसको घटा करके 100% किया था, उसको रिलैक्स किया था और इस 100% में 50% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 50% एग्रीकल्चरल सेस शामिल है। लेकिन अभी इस बात पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है कि इसको और रिलैक्स किया जा सकता है। हालांकि कॉमर्स डिपार्टमेंट इस बात को भी मानता है कि इस ड्यूटी को पूरी तरीके से नील या शून्य नहीं किया जा सकता और इसके पीछे जो डोमेस्टिक प्लेयर हैं उनके हितों को साधने का तर्क दिया जा रहा है। लेकिन इस ड्यूटी रिलैक्सेशन के जरिए सरकार एक साथ कई मोर्चे पर अपनी कदम आगे बढ़ाना चाहती है। एक तो ये कि भारत और अमेरिका के बीच जो मौजूदा ट्रेड नेगोशिएशन है इसमें स्थिति को मजबूत किया जाए, इस नेगोशिएशन को एक कॉन्क्रीट रूप दिया जा सके। दूसरा यह है कि जो इंपोर्ट है उसका बास्केट जरूर बढ़ेगा और इससे ट्रेड जो दोनों के बीच में व्यापारिक रिश्ते हैं मजबूती आएगी, इंडियन इकोनॉमी में भी इसका फायदा नजर आएगा और सरकार को ये लगता है कि 50% तक लाने से जो डोमेस्टिक प्लेयर हैं उनके हित भी सुरक्षित रखे जा सकते हैं। अगर आप वित्त वर्ष 2023-24 का आंकड़ा देखें तो जो अमेरिकन बॉर्बन विस्की का इंपोर्ट भारत में है वो तकरीबन $1 मिलियन है और ये कई गुना बढ़ेगा अगर सरकार इस तरीके की छूट अमेरिकन विस्की के इंपोर्ट पर टैक्सेस को कम करने पर विचार करके अगर देती है तो। चलिए, तो ये इंटरेस्टिंग है कि जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको भारत सरकार जो है ये कम कर सकती है बॉर्बन विस्की पे। तो जाहिर सी बात है कविता, और इंटरेस्टिंग है कि यहाँ से लेके 2 अप्रैल तक, हाँ जी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम टैरिफ लगाएंगे और काफी सारी चीजों पे वो टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। वो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो वो एक धमकी टाइप ही है कि आप थोड़ी हमारी सुन लो, हम थोड़ी आपकी सुन लेते हैं, कहीं बीच का रास्ता, आप भी 2 कदम मैं भी 2 कदम, वो ही है। तो अब साफ समझ में आ रहा है कि जिस तरह से, और मुझे लगता है कि अगर भारत सरकार भी इस तरह के कदम उठाती है तो 2 तारीख यानी कि 2 अप्रैल जो है वो काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। और यहाँ देखना होगा कि ट्रंप फाइनली क्या ऑर्डर पास करते 2 तारीख को कि मैं मेक्सिको पे लगा दूंगा, कनाडा पे लगा दूंगा। वो भी मुझे लगता है कि हाँ, उस पर भी नजर बनाकर रखनी होगी कि हो सकता है वहां पे हल्का थोड़ा स्टैंड हो जाए। डेफिनेटली, क्योंकि ये उनको भी दिख रहा है कि अगर मैं लगाता हूँ कहीं पे भी टैरिफ तो दुनिया से ज्यादा नुकसान उनका खुद का होगा। सभी देशों पर आप ये लगा रहे हैं तो ये बहुत लंबा खींचेगा मामला। कितने ट्रिलियन डॉलर्स ऑफ मार्केट कैप तो उनके उड़ गए सिर्फ जब से ट्रंप आए और जब से इन्होंने इसकी बात की है कि हम टैरिफ लगाएंगे। तो जाहिर सी बात है, लेट्स सी, यहाँ से ये काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी बनते जा रही है। टैरिफ का जो वॉर है, खासकर अगर आप देखेंगे तो 2 अप्रैल पे नजर रखेगा, क्योंकि हो सकता है कि उसके आसपास कुछ ना कुछ निकल के आए टैरिफ को लेके। या तो डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे कि हम टैरिफ लगाते हैं या तो कहेंगे कि हम टैरिफ नहीं लगाने वाले हैं। लेकिन इसके ऊपर थोड़ी राय ले लेते हैं। नीरव जी, एक फंडामेंटल राय दीजिएगा। ये जो हम बात कर रहे हैं कि बॉर्बन विस्की के ऊपर जो टैरिफ है उसको इंडिया घटा सकता है, भारत घटा सकता है, तो इसका फंडामेंटली क्या इंपैक्ट होगा? खासकर हमारी जो लिकर कंपनीज है, यूनाइटेड स्पिरिट्स जैसी कंपनीज है, उन पे क्या कोई कंपटीशन बढ़ते हुए नजर आएगा? आपको क्या लगता है इसका क्या इंपैक्ट है? देखिए, इम्पैक्ट तो डेफिनेटली हमें देखने मिलेगा, बिकॉज जैसे हमने सुना कि 150% के इंपोर्ट ड्यूटीज लगते थे, वहां से भारत ने कम करके उसको 100% पे लाए हैं और अब 50% पे लेके आएंगे। तो ओवरऑल ना केवल इस सेक्टर को लेकर के भारत ने ये विचार ना की है, बट ओवरऑल जो ये यूएस एंड इंडिया का जो ट्रेड डील डिस्कशंस हैं, ये प्राइमरीली इसी के कारण है कि ओवरऑल काफ़ी सारे सेक्टर्स में बहुत सारे जो गुड्स हैं वहाँ पे ये रिडक्शन सरकार सोच रही है कि ये रिड्यूस होने चाहिए। मोर देन 50% ऑफ अमेरिकन गुड्स पे ये सरकार सोच रही है। करीबन इसका अगर कुल मिलाकर हम वैल्यू देखें तो $23 बिलियन के आसपास का ये पूरा एक ट्रेड है।
दोनों देशों के बीच में, जहां पर 50% से ज्यादा गुड्स पे ये भारत सरकार ये विचारणा कर रही है। अब इसके कारण यही है कि जो टाइज है यूएस और इंडिया के, वो पहले से काफी बेहतर है। एंड जो ट्रम्प एंड मोदी जी के बीच में जो एक रिलेशन है वो काफी बेहतरीन है। अगर आप ओवरऑल पूरे दुनिया का नक्शा देखें तो ये जो टैरिफ वॉर चल रहा है, इसका जो असर है बहुत सारे देशों पे बहुत गंभीर परिणाम उसके पड़ने वाले हैं, जैसे कि कनाडा है, मैक्सिको है और बहुत सारे एशियन कंट्रीज भी है। बट अगर हम इंडिया को कंपेयर करते हैं विद अदर नेशंस, तो उसका जो असर है वो काफी हद तक सीमित है और कम रहेगा। तो इसके चलते क्या है कि जो इन्फ्लेशन है या फिर जो जीडीपी पे जो असर होगा, डेफिनेटली S&P ने भी कह दिया है कि 0.2% से इंडिया का जीडीपी भी थोड़ा घट करके आएगा बिकॉज ऑफ द टैरिफ्स एंड द इम्प्लीकेशंस। बट ओवरऑल अगर हम ग्लोब में देखें तो इंडिया विल बी लेस अफेक्टेड एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का दोनों देशों के बीच में एक टाई बरकरार रखने के लिए। तो हमें लगता है कि ज्यादा असर नहीं पड़ना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, आजकल ऐसा हो गया है कि मार्केट से ज्यादा वोलेटाइल ट्रम्प की बातें हैं एंड डिसीजंस है। तो आने वाले समय में जो अप्रैल 2 को उनके जो डिसीजंस होंगे वो ओवरऑल मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। जो डिसीजंस है वो काफी इंपॉर्टेंट होंगे। और सही कहा आपने कि मार्केट से ज्यादा वोलेटाइल तो आजकल डोनाल्ड ट्रम्प के ट्वीट्स हो चुके हैं या फिर उनके टैरिफ के ऊपर जो बयान निकल के आते हैं वो हो चुके हैं। हर घंटे जो है वो हमें बदलते हुए दिखाई देते हैं। लेट्स वेट एंड वॉच कि क्या निकल के आता है 2 अप्रैल को। लेकिन चलिए, अब वक्त हो चुका है BTST कॉल्स का और हमारे दोनों ही टेक्निकल एक्सपर्ट से जान लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स उन्होंने चुने हैं। सबसे पहले जतिन जी, आप बताइए BTST में आपने क्या चुना है? देखिए, BTST में हम लॉन्ग करके चलना चाहेंगे और जो स्टॉक है वो है ट्रेंड। तो ट्रेंड में हमने देखा है कि 5 दिनों के उच्चतम स्तरों पे अभी ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि अच्छी क्लोजिंग है। 5 दिनों का एक कंसोलिडेशन फेज था जिसे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिल रहा है। तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये अपमूव जो है या तो पॉजिटिव मोमेंटम जो आज स्टार्ट हुआ है वो कंटिन्यू रह सकता है। तो ट्रेंड लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 50 to 80 का और ऊपर में हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5400 और 5450 के। चलिए, तो ट्रेंड ये वो पहला स्टॉक है जहां पे आपको BTST करके चलना है। 5400 से 5450 के आसपास के लक्ष्य जो है वो आपको देखने मिल सकते हैं। 5280 का रखिएगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। कुणाल जी, आप बताइए BTST में आपने क्या चुना है? BTST में एक स्टॉक है यहाँ पे अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिली है। स्टॉक का नाम है टाटा कॉम। आप देखिए स्टॉक का चार्ट बहुत ही बढ़िया लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हाली चार्ट पे 200 MA के ऊपर है और स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दिया हुआ है। आज कल के दिन में जो मोमेंटम देखने को मिली है, आज उस मोमेंटम में कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। फिलहाल स्टॉक का आप देखिए तो 1602 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। 1574 के एसएल के साथ आप यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। टारगेट की बात करें तो जिस हिसाब से स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है, 1635 का पहला टारगेट जो आपको ये स्टॉक दिखा सकता है और 1635 जिस दिन ये क्रॉस करेगा, मतलब मैं मोस्टली कल के दिन का ही चांसेस है। अगर 1635 ब्रेक करेगा तो आपको 1680 तक की भी लेवल ये दिखाने के लिए रेडी है। तो टाटा कॉम पे फोकस करके चलने की सलाह है 1574 के एसएल के साथ। टाटा कम्युनिकेशन यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। 1574 के स्टॉप लॉस के साथ आपको खरीदना है। 1635 का पहला लेवल और अगर लंबा चलता रहा तो करीब 1680 के आसपास के लेवल जो है वो भी दिखाने का दमखम जो है ये स्टॉक रखता है। इंटरेस्टिंग ये है कि BTST में दोनों स्टॉक जो है वो टाटा ग्रुप कंपनी है, एक ट्रेंड और दूसरा टाटा कम्युनिकेशन। चलिए, ऐसे ही काफी सारे और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स है, सेगमेंट्स है जिन पे चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बाजार को बंद होने में 11 मिनट के आसपास का समय रह गया है और इस वक्त दिन की निचले स्तर पर ही निफ्टी है 23,480 के आसपास कारोबार कर रहा है। और निफ्टी बैंक की बात करें जो गिरावट है करीब करीब 400 अंकों के आसपास की आज हम देख रहे हैं। कल बाजार की जो नजर होगी वो मार्च सीरीज की मंथली एक्सपायरी पर होगी। उसके पहले बाजार में हम थोड़ा सा उतार चढ़ाव देख भी रहे हैं। किस स्तर पर एक्सपायरी होगी, अप्रैल सीरीज में किन शेयर पर और किन सेक्टर्स पर फोकस होगा, इसको लेकर हमने एक
जानकारों के बीच में, बड़े ब्रोकर्स के बीच में एक पोल भी करवाया है और उस पोल के नतीजे लेकर हमारे सहयोगी गौरव जवलेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव बताइए, कहां एक्सपायरी होगी? 23,400 तो खतरे में नहीं है ना? हाँ, अगर हम बात करें तो कल ही हमारे पास मास एक्सपायरी आ जाएगी और इसके ऊपर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पोल हमने कराया है जिसमें हमने देखा कि कहाँ पे बुलिश व्यू बनते हुए देखने को मिल रहा है, बेरिश व्यू। अगर हम निफ्टी की बात करें तो स्पेसिफिकली एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि कल के दिन में एक रेंज बाउंड जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। निफ्टी जो है 23,400 से लेकर 23,500 में, काफ़ी ज़्यादा लोगों का कहना यह है कि जो निफ्टी का क्लोजिंग है इस रेंज में हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ओवरऑल मोमेंटम की भी, तो कई सारे प्लेयर्स का मानना ऐसे भी है कि 23,500 के ऊपर भी ये जो है निफ्टी की क्लोजिंग जो है हमें देखने को मिल सकती है, जबकि सिर्फ 20% जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना ये है कि कहीं पे ये जो बेरिश व्यू जो है 23,500 के नीचे वो हमें बनते हुए देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी तो वहाँ पे भी कहीं पे एक 50-50 पोल हमें देखने को मिला। अभी व्यूअर्स का मानना और एक्सपर्ट्स का मानना ऐसे है कि ये जो बैंक निफ्टी है वो भी कहीं पे 51,000 से 51,300 की रेंज में रह सकती है। अगर हम बात करें ऊपर या नीचे तो वहाँ पे एक इवन जो पोल है हमें देखने को मिला था। इसी के अलावा अगर हम बात करें अप्रैल में तो यहाँ पे भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा हमें देखने को मिला है। अप्रैल की सीरीज की बात करें तो कुछ ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पे एक्सपर्ट जो है वो अभी से बुलिश है और इसमें आते हैं सीमेंट, इंफ्रा, पावर। अगर हम इन सेक्टर्स की बात करें तो हमने पहले ही देखा है पावर और इंफ्रा सेगमेंट में पहले ही अपटिक हमें देखने को मिली थी इस महीने में भी, और आगे भी मानना यह है एक्सपर्ट्स का कि यहाँ पे अच्छा अपटिक देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करें अगर हम कुछ वीक सेक्टर्स की तो वहाँ पे आते हैं आईटी, एफएमसीजी और कैपिटल गुड्स जैसे सेक्टर्स। ये भी जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि अगले महीने में हमें रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे कंपनी के, और इसके चलते अभी एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि इन सेक्टर्स में अभी से ही कुछ वीकनेस जो है देखने को मिल रही है। आखिर में अगर हम बात करें कुछ ऐसे स्टॉक्स की जहाँ पे अभी से कुछ जो इंटरेस्ट है अप्रैल के सीरीज के लिए वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, तो उनमें आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज, महिंद्रा एंड महिंद्रा, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, एचडीएफसी बैंक और अपोलो हॉस्पिटल्स। ये ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पे एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि अप्रैल में कहीं पे अपटिक जो है देखने को मिल सकती है और इसके वजह से ही जो इंटरेस्ट है वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है एक्सपर्ट्स की तरफ से। तो एक अच्छी स्टडी जो है इस वे में हमें देखने को मिली कि कहीं पे कल के दिन के लिए तो रेंज बाउंड मार्केट हमें देखने को मिल सकता है, बट आगे जाके अप्रैल में कुछ ऐसे सेक्टर्स जहाँ पे एक बुलिश और बेरिश व्यू बनते हुए हमें देखने को मिल सकता है। शुक्रिया गौरव। तो ज्यादातर एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि 23,400 से लेकर 23,500 वाली जो रेंज है उसके बीच में ही मार्च सीरीज की एक्सपायरी होगी और फिलहाल उसी रेंज में आपको निफ्टी कारोबार करता हुआ दिखेगा। चलिए फटाफट कुछ ऐसे स्टॉक्स पर व्यू लेते हैं जहां पर हम थोड़ा सा लॉन्ग बिल्डअप देख रहे हैं। कंजम्पशन की बात करें तो देखिए मैरिको को लेकर रिपोर्ट आई थी कुणाल जी, वहां पर तो तेजी हम देख रहे हैं। वरुण बेवरेजेस एक और शेयर है जहां जिसने अच्छा पैसा बना के दिया है, कम से कम अगर हम मार्च सीरीज की बात कर लें तो 3-4 सत्र की हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी, आज फिर से वरुण बेवरेजेस एक्शन में लौट रहा है। क्या बीटीएसटी करके जाएं इसमें? वरुण बेवरेजेस की बात करें अभिषेक जी तो फिलहाल 528 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है और पिछले जितनी भी बार हमने वीबीएल दिया था लगातार हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव होते हुए हमें देखने को मिला है। बात करें बीटीएसटी की तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है मैं कहूंगा कि डेफिनेटली 512 के एसएल के साथ एक बार बीटीएसटी करके चला जा सकता है, जो इसका रिसेंट का बॉटम भी है। एंड टारगेट की बात करें तो ऊपरी लेवल पे सबसे पहला टारगेट जो हमें देखने को मिल सकता है वो रहेगा 540 और 540 के बाद आपको ये 560 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सो डेफिनेटली बीबीएल में यहाँ पे बीटीएसटी करके चलने की सलाह है 512 के एसएल के साथ। में कोई भी करेक्शन आएगा या फिर कोई प्रॉफिट टेकिंग आएगी तो लोग थोड़ा सा ना सेफ्टी की तरफ जाते हैं। सेफ्टी की तरफ जाते हैं तो शेयर कौन से थोड़ा फ्लेवर में आते हैं? वो हैं कंजम्पशन वाले, फार्मा वाले और कुछ कुछ थोड़े मोड़े आईटी वाले भी आ जाते हैं। एक और शेयर जिस पर हमने काफी तेजी देखी है, अच्छे से चला है ये मार्च में शेयर, मैक्स हेल्थ का। ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है कुणाल जी मैक्स हेल्थ में, और आज क्लोजिंग काफी कमजोर शेयर दे रहा है, 4% के आसपास की गिरावट है। क्या और ये शेयर यहां से प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हो सकता है? अगर हां तो एसटीबीटी करें, शॉर्ट करें इसको? डेफिनेटली यहाँ पे फर्दर डाउनसाइड की मोमेंटम भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल स्टॉक का 1123 के अराउंड ट्रेड कर रहा है और जो टॉप इंटरमीडिएट बॉटम था उसका भी ब्रेकडाउन हमें यहाँ पर स्टॉक ने दिया हुआ है। लोअर लेवल की बात करें तो 1090 और 1090 अगर ब्रेक होता है तो आपको 1040 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली
एसटीबीटी करके यहाँ से चलने की सलाह रहेगी। ऊपरी लेवल पे 1145 का एक रेजिस्टेंस आ रहा है, तो 1145 के रेजिस्टेंस के साथ ही हम यहाँ पे शॉर्ट करके चलने की सलाह देंगे। ओके चलिए, तो ये राय आती हुई मैक्स हेल्थ पे और तमाम स्टॉक्स पे जिस पे हमने की है चर्चा। लेकिन कुछ और स्टॉक्स है और इन पे फोकस कर लेते हैं कि किस तरह का एक्शन यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो आप देखिएगा आज एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है जिसमें तेजी है, केपरी ग्लोबल। देखिएगा केपरी ग्लोबल में फिलहाल करीब 19-20% के आसपास की तेजी जो है वो देखने मिल रही थी। एक समय था ये सर्किट पे भी लग गया था, वहां से अब सर्किट खुलता हुआ नजर आ रहा है। 18% के आसपास की तेजी अभी भी है। कुणाल सर बताइए केपरी ग्लोबल में क्या करना चाहिए? 201 के ऊपर जाके वापिस आया है, 18% की तेजी है, क्या करे स्टॉक में? वेल 198 199 के अराउंड है। आज के दिन में बहुत ही बढ़िया रैली स्टॉक पे देखने को मिल चुकी है और सबसे अच्छी बात यह है कि आज फ्रेश मोमेंटम बहुत दिनों के बाद 200 DMA के ऊपर स्टार्ट की है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह रहेगी। अगर आज का मोस्टली क्लोजिंग तो 200 DMA के ऊपर भी है, लेकिन एक और दिन मैं यहाँ पे वेट करके चलने की सलाह दूंगा, क्योंकि स्पार्क टाइप की कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन बनाई है, वो भी वॉल्यूम के साथ, तो कहीं ना कहीं यहाँ से आपको एक रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। तो 1-2 दिन यहाँ पे वेट करके चलने की सलाह रहेगी। ओके चलिए, तो वेट करके चलने की सलाह रहेगी। कुछ और स्टॉक्स है जहाँ पे कुछ एक्शन देखने मिल रहा है। कविता आपको याद है कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी कि वो अडानी ग्रुप जो है वो भी वायर्स एंड केबल्स में उतर रहा है, उसके पहले अल्ट्राटेक की बात हुई और आज तो कॉपर के दाम भी बढ़ गए। कॉपर के दाम भी बढ़ गए, तो इसका इंपैक्ट कुछ स्टॉक्स पे देखने मिला। उसमें एक केईआई इंडस्ट्रीज में देखिए अच्छी खासी गिरावट है। इनफैक्ट पिछले एक हफ्ते में देखेंगे तो 14% के आसपास की गिरावट इसमें आ चुकी है। आज ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करा है। कुणाल जी केईआई इंडस्ट्रीज कैसा लगता है सर? रिसेंटली उसमें अच्छी खासी वॉलेटिलिटी केईआई में हमें देखने को मिली है। आप देखिए स्टॉक तो फिलहाल 2819 के अराउंड ट्रेड करते हुए हमें देखने को मिल रहा है और पिछले कई दिनों से एक हाई वॉलेटिलिटी लोअर लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है और फ्रेश ब्रेकडाउन भी हमें स्टॉक में देखने को मिल रहा है। लोअर लेवल की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से नीचे 2740 तक के भी लेवल हमें दिखा सकता है और अगर वो लेवल पे स्टॉक अगर सस्टेन होता है तो खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 2740 बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है। जो पहले एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अभी एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे बनते हुए हमें देखने को मिल सकता है। जुबिलेंट फूड्स पर भी मुझे पूछना है, पिछले घंटे में यहाँ पर हमने इसमें थोड़ा सा अपमूव आता हुआ देखा है। क्विकली जुबिलेंट फूड्स पे क्या कोई रणनीति? जुबिलेंट फूड फिलहाल एक अच्छे खासे लेवल पे ट्रेड करता हुआ हमें दिख रहा था। जिस हिसाब से स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और जिस हिसाब से मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल रही है, मैं कहूंगा कि थोड़ा सा साइडवेज यहाँ से रहा जा सकता है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से अच्छे खासे मोमेंटम स्टॉक में हमें देखने को मिले। 200 DMA के ऊपर भी स्टॉक ने जो है मोमेंटम स्टार्ट की हुई है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आते हुए हमें देखने को मिल सकता है। अगर ये स्टॉक 645 पे आता है तो ही यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है, वरना फिलहाल इस लेवल पे अवॉइड करके चलें। ठीक है, अवॉइड करके चली जुबिलेंट फूड को। बाजार बंद होने में 2 मिनट के आसपास का समय रह गया है, लेकिन कल के लिए ट्रिगर्स क्या होंगे बाजार में, जरा एक बार फटाफट उस पर लिस्ट पर नजर डाल लेते हैं। निफ्टी बैंक की मंथली एक्सपायरी यानी कि मार्च सीरीज की एक्सपायरी होगी। अच्छी एक्सपायरी बीती है अब तक। अगर हम बात करें इस सीरीज में अच्छा पैसा बना है। निफ्टी और नेक्स्ट 50 में शेयरों का एडजस्टमेंट होगा। निफ्टी में हम देख रहे हैं कि जोमैटो का और जियो फाइनेंशियल की एंट्री होने जा रही है, तो इस पर नजर रहने वाली है। इसके अलावा अमेरिका में Q4 के GDP के नंबर्स आएंगे और शुरुआती बेरोजगारी दर के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के वहां पर आंकड़े आते हुए दिखेंगे। इसके अलावा यात्रा ऑनलाइन आज तो हम तेजी देख रहे हैं, लेकिन 20% शेयरों का लॉक इन कल खुलेगा यात्रा ऑनलाइन में और ये शेयर भी फोकस में रहेगा। और यूनिमेक एयरोस्पेस के 2% शेयरों का लॉक इन खुलेगा, इस पर भी बाजार की नजर रहने वाली है। तो ये कुछ इवेंट्स हैं जहां पर आपकी नजर कल के सत्र में होनी चाहिए। लेकिन आप क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। आज दिन के निचले स्तर पर बाजार जाकर क्लोज कर रहा है और जैसे जैसे दिन बीता है बाजार में ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट टेकिंग का दबाव हमने देखा है। करीब 190 अंक नीचे है निफ्टी। 23,500 के क्रूशियल लेवल के नीचे आज फिसला है। 23,500 पर एक सपोर्ट था, तो एक सपोर्ट ब्रेक हुआ है और अब देखते हैं कि क्या 23,350 के रेंज में निफ्टी जाएगा, इस पर नजर रहेगी। निफ्टी बैंक के लिए आज एक कमजोर सत्र जरूर रहा है। 400 अंकों के आसपास की गिरावट रही। हालांकि एक अच्छी चीज यह रही कि 51,000 को जो अहम सपोर्ट है, निफ्टी बैंक ने आज के सत्र में इसको बचाने का काम किया है। PSU स्टॉक्स में, पावर स्टॉक्स में ऊपरी स्तरों से हम देख रहे हैं कि क्योंकि ये शेयर चले बहुत हैं, तो एनर्जी वाले जो शेयर है वहां पर प्रॉफिट टेकिंग आई है। BPCL आज कमजोर हुआ। NTPC के शेयर में हमने 3.5% के आसपास की तेजी दिखी। और इसके अलावा फार्मा हॉस्पिटल में डॉक्टर रेड्डीज अपोलो हॉस्पिटल के शेयर में आज के सत्र में कमजोरी रही। IT में विप्रो इन्फोसिस ने बाजार पर प्रेशर बनाने का काम किया है। जो शेयर आज थोड़ा बहुत चले
उनकी अगर हम चर्चा करें, इंडसइंड बैंक में शुक्रवार को ऑडिटर की रिपोर्ट आएगी। इंडसइंड बैंक में तेजी रही क्योंकि शेयर पिटा बहुत है, लोअर लेवल से थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि बाइंग आ रही है। इसके अलावा ट्रेंट में 2% के आसपास की तेजी रही। ये शेयर भी काफी ज्यादा मुनाफा वसूली का शिकार हुआ है, अब लोअर लेवल से थोड़ा सपोर्ट लेकर ये चलने की कोशिश कर रहा है। और यही हाल हीरो मोटो का भी है। काफी ज्यादा हमने अगर 52 वीक हाई से देखें तो करीब 35-40% ये शेयर करेक्ट हो गया था। थोड़ी बहुत बाइंग इसमें लौटती दिख रही है। और सीमेंट को लेकर जो यूबीएस की रिपोर्ट आई थी, थोड़ा सहारा आज भी देती हुई नजर आई। ठीक है, आज का स्टार रहा सीमेंस, करीब 6% के आसपास की तेजी, क्योंकि एनर्जी कारोबार को डिमर्ज कर रही है ये कंपनी। और एचएल में भी आज बढ़िया बाइंग हमने देखी 3% के आसपास की। तो ये रहा बाजार का हाल। 23,464 पर क्लोजिंग हुई है। दिन के निचले स्तर पर 200 पॉइंट आज निफ्टी ने खोए हैं और इसके डबल निफ्टी बैंक ने 427 अंकों की। हालांकि अगर प्रतिशत के लिहाज से देखेंगे तो बराबरी का मामला है दोनों इंडेक्स में। एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफी खराब रहा। 500 शेयर चढ़ने वाले और करीब 2200 शेयर रहे आज के सत्र में गिरने वाले। चलिए, इसी के साथ इस शो को यहां पर समाप्त करने का समय भी हो गया है। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और तमाम शेयरों पर अपनी बहुत ही पारखी नजर डालकर रणनीति हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। फिलहाल कविता को, वरुण को और मुझे आप दीजिए इजाजत। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी कराएंगे हम कल की तैयारी। आपने जाएगा नहीं। नमस्कार।